जय हिंद एवरीवन। आप सभी का यूपीएससी हिंदी पे स्वागत है। तो हम लोग अपना फिर से जो करंट अफेयर सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है 16 लेक्चर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं और सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर मंथ में जो है 4-5 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो जो कुछ शॉर्ट न्यूज रह गए थे इकोनॉमी सेक्शन से उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली जो है ये 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज है और इसमें लगभग मेरा टारगेट है कि लगभग 100 लेक्चर्स में जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाए पिछले 1 साल का। ठीक। तो जो पहला टॉपिक है वो हम प्रीलिम्स से स्पेसिफिक करते हैं, प्रीलिम्स से उठाते हैं। तो आज मैंने उठाया है ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो ओशियन करेंट्स जो हैं ये हम लोगों ने आज टॉपिक उठाया है जो कि ज्योग्राफी से उठाया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि इसके पूरे टॉपिक को जो है एक तरीके से मैं समझाऊं, जिसमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं इसलिए टॉपिक इंक्लूड करता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ बेसिकली ओशन करंट होता क्या है, इसमें क्या है। तो अगर आप देखें तो भाई ये अर्थ का एक तरीके से जो है ये अर्थ का मैप है। जो आपके सामने ये इमेज दिख रहा है ये अर्थ का एक तरीके से मैप है। ठीक है, तो एक तरीके से जो पृथ्वी है उसका एक नक्शा है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी के सभी कॉन्टिनेंट हैं, जो भी महाद्वीप हैं ये आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर आपका यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, तो लगभग लगभग जो 7 कॉन्टिनेंट हैं वो ये हो गए। ठीक, तो ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। इसके अलावा कुछ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो पैसिफिक ओशियन हो जाता है। ठीक है, और इंडिया के आसपास का जो ये ओशियन है ये क्या है, इंडियन ओशियन हो जाता है। ठीक, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो जाता है। तो ये जो मेन जो 3 ओशियन है, इसके अलावा साउथर्न ओशियन और इसके अलावा आर्कटिक। ठीक है, तो ये आर्कटिक ओशियन, तो एक तरीके से ये जो है ओशियंस हो जाते हैं। तब देखा जाता है भाई कि भाई जो ये आपका ओशियन है, जो आपका समुद्र एक तरीके से है, इसमें एक तरीके से स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम समझते हैं, पानी का बहाव होता है, जो आपका समुद्र होता है उसमें जो पानी का बहाव होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया भाई इसका एक डायरेक्शन है, ठीक है, उसको करंट भी कहते हैं कि इसका एक डायरेक्शन है। ठीक, तो इसका एक डायरेक्शन है, ऐसा देखा गया भाई। कई इस तरह की स्ट्रीम जो है चलती हैं जिसका एटमॉस्फेयर, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर होता है, जो वेदर होता है, जो सीजन होता है, समझ रहे हैं, जो मौसम होता है, जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, उस पर एक प्रभाव पड़ता है इन ओशियन करंट्स का। तो अब तक तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा कि आज मैं ओशियन करंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये जो ओशियन करंट होती हैं इनमें अगर हम लोग मोटा मोटी अगर दो भागों में इनको डिवाइड कर दें कि भाई दो कौन से ओशियन करंट होते हैं, तो एक तरीके से बोला जाए एक वार्म होती है और एक कोल्ड होती है। एक वार्म होती है और एक क्या होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड रेड आपको दिख रहा है, जितने भी एरो रेड दिख रहे हैं, तो रेड वाला जो भी एरो है यहाँ पे आपके नक्शे में जो दिख रहा है ये सब क्या सब, ये सभी वार्म है। ठीक है, तो रेड जो है ये वार्म करंट है, और जितने भी आपको ये ब्लू वाले एरो दिख रहे हैं, जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं वो कौन से हैं, कोल्ड करंट है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ये ओशियन करंट जो है इनका जो है क्लाइमेट पे, वेदर पे, चाहे जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर पे एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये ओशियन करंट होते क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ओशियन करंट हैं, जितने भी जिनको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, इनका एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये अर्थ है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, जो कि एक तरीके से इक्वेटर हो गया। तो 0 डिग्री क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 0 डिग्री क्या हो गया, लैटिट्यूड। तो जो भी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो जो भी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं। जो भी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं, और जो भी वर्टिकल वाली जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड होती हैं। इतना आपको पता होगा ज्योग्राफी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा जैसे होता क्या है कि इसे जो भी ओशियन करंट होते हैं इसको दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। एक वार्म करंट हो गई, एक कोल्ड करंट हो गई। अच्छा, वार्म करंट और कोल्ड करंट के नाम से पता चल रहा है, जो वार्म करंट होगी एक तरीके से उसमें वार्म वाटर का फ्लो होगा, मतलब गर्म पानी का बहाव होगा, और जो कोल्ड करंट होगी उसमें एक तरीके से कोल्ड वाटर का फ्लो होगा, मतलब उसमें ठंडे पानी का बहाव होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता मैं आपको अभी फिलहाल। इसमें आप इस तरीके से समझिए, जनरली जो वार्म करंट होती हैं, जो भी गर्म बहा जो करंट होती हैं, हिंदी नहीं पता करंट का मुझे, जो गर्म एक तरीके से पानी का जो फ्लो होता है वो जो ये आपका इक्वेटर है, और इसको ट्रॉपिक जो रीजन कहते हैं। 23.5 डिग्री जो है आपका, ये बेसिकली जो है
इसको ट्रॉपिक रीजन एक तरीके से कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। तो बेसिकली जो है इक्वेटर से लेके, इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाएंगे, इक्वेटर से साउथ की ओर जाएंगे। मतलब चूंकि यहाँ पे जो सन की रेज है, मतलब जो ये आप रीजन कह लीजिए, ये आप रीजन मान लीजिए, इस रीजन में जो है सन का रे, जो सन की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो डायरेक्टली पड़ती हैं। तो डायरेक्टली पड़ती हैं तो उससे जो मोटा मोटी क्या होता है कि ये जो रीजन की जो एक तरीके से जो पानी हुआ, चाहे कॉन्टिनेंट में जो लैंड एरिया हुआ, वो क्या होता है, ये एक तरीके से ज़्यादा गर्म होता है। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना। और चूंकि जो इन सभी रीजन में जो अंटार्कटिक का रीजन हुआ, चाहे नॉर्थर्न यूरोप और नॉर्थर्न एशिया, नॉर्थर्न अमेरिका का जो रीजन हो गया, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो जिसके कारण से ये एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये मोटा मोटी एक तरीके से साइंस है, मोटा मोटी ज्योग्राफी है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझना कि भाई इस रीजन में जो है सन की रे डायरेक्टली पड़ती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे गर्मी होती है। और इस रीजन में जो है सन की रे डायरेक्टली नहीं पड़ पाती हैं, मतलब किरणें डायरेक्टली नहीं आती हैं, तो इसलिए बेसिकली ये ठंडी होती है। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। अब जैसे देखिए अभी अभी जो है नॉर्थ इंडिया में, जैसे हम लोग यूपी बिहार का रीजन हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चाहे राजस्थान एमपी हो, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ठंड का एक तरीके से भी ठंड का मौसम चल रहा है। सभी लोग ठंड महसूस कर रहे होंगे, बहुत ही भयंकर ठंड पड़ रही है। तो उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि अभी सन की किरणें जो है एक तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब समझ रहे हैं ना, जो 22 दिसंबर होता है, जो 22 दिसंबर अभी निकला है, उस टाइम सन की रे डायरेक्टली जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन करते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, उस पर पड़ते हैं। मतलब सन की रे डायरेक्टली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इस रीजन में नहीं आ रही है फिलहाल, इसलिए बेसिकली यहाँ पे ठंडी है, ठीक है। तो ये ठंडी और गर्मी का मैंने आपको हिसाब बताया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस रीजन में सन की रे डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का वाटर जो है एक तरीके से गर्म हो जाता है। और वाटर का एक तरीके से हीट का एक तरीके से ट्रांसफर होता है, जो फ्लो होता है, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली यहाँ की जो पानी होता है, इस पानी का एक तरीके से मूवमेंट होता है। जो वार्म वाटर यहाँ से होती है, वो वार्म वाटर जो है एक तरीके से ऊपर आती है, वार्म वाटर ऊपर आती है। और कोल्ड वाटर, जैसे मान लीजिए पानी का लेवल है, पानी का लेवल है जनरली, तो पानी का लेवल इस तरीके से होता है कि जैसे पानी जो है, ठंडा पानी जनरली नीचे होता है, ठंडा पानी जनरली नीचे होता है, समझ रहे हैं ना। और वार्म वाटर जो है वो ऊपर होता है, क्योंकि पानी की रे जो है डायरेक्टली सन की रे इसके ऊपर पड़ रही है, ये गर्म हो रहा है। तो एक तरीके से ये नीचे आता है और ये ऊपर आता है, एक तरीके से जो आपस में फ्लो जो है ये होता रहता है। तो इसी फ्लो से एक तरीके से स्ट्रीम बनता है, करंट बनता है। तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान क्या रखना है कि कौन कौन सी करंट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी करंट वार्म करंट है और कौन कौन सी करंट कोल्ड करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो अगलहस करंट है, क्योंकि जो भी वार्म करंट है वो इक्वेटर से मतलब या तो नॉर्थ जाएगी या साउथ जाएगी। तो इक्वेटर से देख सकते हैं ये साउथ की ओर जा रही है, अगलहस करंट। इसके अलावा यहाँ ब्राज़ील करंट दिखा हुआ है, यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट दिया हुआ है। तो ये सभी के सभी एक तरीके से क्या है, वार्म करंट है। जैसे ये गल्फ स्ट्रीम, तो ये स्ट्रीम जो है एक तरीके से क्या है, वार्म है, ठीक है। इसके अलावा खुर्शियो, तो आपको इन सभी के नाम जो है वो याद होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक वार्म और कोल्ड का एक तरीके से यहाँ पे नाम भी दे रखा है। तो आपको जो है कोल्ड करंट के भी नाम याद होने चाहिए और आपको वार्म करंट के भी जो है नाम याद होने चाहिए। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो लेब्राडोर करंट है, जो लेब्राडोर करंट है वो वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लेब्राडोर जो करंट है ये क्या है, कोल्ड करंट है। ब्लू से रिप्रेजेंटेड है ना, तो कोल्ड करंट है, ठीक है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि भाई ये कोल्ड करंट है। और अगर हो सके तो इसका रीजन बिल्कुल याद कर लीजिएगा। रीजन इस तरीके से याद करना है, बहुत एक्यूरेट आपको नहीं याद करने की आवश्यकता है। जैसे अगलहस आपसे पूछ दे कि ये जो करंट है ये बेसिकली कहाँ पे है, तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसके ईस्ट में है, इसके ईस्ट में है और एक तरीके से ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो इतना आपके दिमाग में एक तरीके से मैपिंग होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बेंगुएला करंट जो है वो कहाँ पे फ्लो करता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेंगुएला करंट कोल्ड करंट है और साउथ से नॉर्थ जो है अफ्रीका के वेस्ट में, अफ्रीका के, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो इसके वेस्ट में जो है वो साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ दूं खुर्शियो करंट जो है वो वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, तो आपको पता होना चाहिए खुर्शियो करंट जो है वो वार्म करंट है। और जो है ये एशिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, और खासकर आप यहाँ देख सकते हैं ये साउथ चाइना सी है, समझ रहे हैं ना। ये यहाँ पे जापान होगा, ताइवान होगा, तो यहाँ से जो है नॉर्थ की ओर खुर्शियो बह रहा है और ऊपर ओयोशियो जो है ये कोल्ड करंट है, ये नॉर्थ से साउथ आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जनरली आपको इन सभी के नाम
इन सभी के नाम पता होने चाहिए कि कौन सा करंट कोल्ड करंट है और कौन सा करंट वार्म करंट है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए किस रीजन में फ्लो करता है। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है गल्फ स्ट्रीम, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कैनरी, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए भाई कैनरी कहाँ बह रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, बताइए कहाँ हो रहा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के नॉर्थ में, तो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट, ये अफ्रीका का नॉर्थ वेस्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से कहीं आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में तो ये सभी आपको नाम जो है पता होना चाहिए। जैसे कैलिफोर्निया करंट है, ठीक है, इसी को शायद यहाँ पेरू करंट है, तो पेरू को जो है वो हम्बल बोल्ट करंट भी कहते हैं। तो ये सभी जो है पेरू करंट क्या है, कोल्ड करंट है, पेरू करंट कोल्ड करंट है। ब्राज़ील जो है एक तरीके से ब्राज़ील करंट जो है वो हॉट करंट है, ठीक है। तो आपको इन सभी के नाम पता होने चाहिए और कौन से रीजन में ये फ्लो करते हैं ये सही पता होने चाहिए। इसको लेके मैंने यहाँ पे जो है डिटेल दे रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कवर करा दिया। अब आइए, जो अपना अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है उसमें कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, और शॉर्ट न्यूज़ जो होते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो लॉजिस्टिक टर्मिनोलॉजी आपको सिंपल सी बात है, जिनको नहीं पता है लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो लॉजिस्टिक का मतलब बहुत ही सिंपल है कि भाई जैसे कोई भी सामान है, मान लीजिए आपके पास बिस्किट है, तो बिस्किट जो है आपके पास कहाँ से आया होगा, मान लीजिए बिस्किट मैदे या गेहूं का बना होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या होगा, कृषि हुई होगी, एग्रीकल्चर हुआ होगा, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर हुआ होगा, फिर वहाँ से गेहूं निकला होगा, फिर मैदा बना होगा, तो एक तरीके से वो कहाँ गया होगा, फैक्ट्री में गया होगा। तो ये मान लीजिए फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री में गया होगा, मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री में गया होगा, तो फैक्ट्री में बनने के बाद जो है वो मार्केट में गया होगा, मार्केट में गया होगा ना, फैक्ट्री से कोई भी सामान मार्केट में जाता है, मार्केट में शॉपकीपर के पास गया होगा, और शॉपकीपर से जो है आपने जो है वो लिया होगा। तो समझ में एक पूरा प्रोसेस है कि कहीं से प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है नेचुरली फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जा रहा है, और फिर वहाँ से मार्केट में जा रहा है। फिर तो इस पूरे प्रोसेस में को क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, जो प्रोडक्ट जो है एक तरीके से नेचुरल प्लेस से आपके पास जो आ रहा है, इसमें जो पूरा प्रोसेस लग रहा है, इसके आवाजाही का, आवागमन का, उसको क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर कहते हैं। तो इसी की एक तरीके से रैंकिंग की गई कि भाई कौन सा स्टेट जो है, कौन सा स्टेट जो है उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा है, किस स्टेट में आवाजाही अच्छी है। अगर लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगा। सही समय पे सही जगह पे अगर वहाँ का प्रोडक्ट चला जाए, मान लीजिए रोड अगर अच्छी है, रोड अगर अच्छी रहेगी तो क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, आपकी जो गाड़ी है उसमें फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, गाड़ी तेज स्पीड से जाएगी तो क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। तो एक तरीके से क्या होगा, जो एक तरीके से जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे कंपनी इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्वॉल्व है, उनको फायदा होगा, सिंपल सी बात है। उनको अगर फायदा होगा तो एमआरपी का प्राइस जो है क्या होगा, एमआरपी कम होगी, तो वो प्रोडक्ट जो है कंपटीशन दे पाएगा मार्केट में। तो सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसको लेके बेसिकली लॉजिस्टिक इंडेक्स निकाला गया कि भाई कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में जो है अच्छा लॉजिस्टिक सेक्टर है, सभी स्टेट को इंक्लूड किया गया। और ये तीन जो है कैटेगरी बांट दी गई कि अचीवर कौन है, फास्ट मूवर कौन है, और एक्सपायर्ड कौन है। तो सबसे अच्छा जो कैटेगरी है वो अचीवर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ डिवीजन कर दिया गया कि भाई कौन कौन सा डिवीजन है। तो बेसिकली इसमें है क्या एक तरीके से, इसमें जो है लैंडलॉक स्टेट हैं, जैसे कि यूपी ही है, बिहार ही है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, तो उनको एक अलग कैटेगरी में दे दिया गया। कोस्टल स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, सब कोस्टल स्टेट हैं, कि उसके चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं एक तरीके से, चाहे गोवा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वो कोस्टल स्टेट है, उनकी अलग रैंकिंग निकाली गई। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मतलब जो 8 स्टेट हैं, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उनकी अलग रैंकिंग, और यूटी की अलग निकाली गई। तो लैंडलॉक में जो है हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, ये सभी लैंडलॉक में आ गए। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ, आपको इसमें पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये इंडेक्स निकाला है, इसमें लॉजिस्टिक देखा गया है, सर्वे किया गया है। तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। बाकी अगर आप जो टॉप रैंकिंग में रही हैं वो आपके मैगजीन में दिया हुआ है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आइए इंडियाज ग्रीन जीडीपी। तो इंडिया ग्रीन जीडीपी से सबसे पहले समझ में आइए कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस। तो वैल्यू ऑफ गुड मतलब कोई सामान, और सर्विस कोई सर्विस मतलब दी जा रही है। तो वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस इन एन कंट्री, कोई कंट्री या जोग्राफिकल एरिया। तो इन ए कंट्री
इन अ ईयर, ठीक है। तो इन टाइम ले लीजिए, कोई टाइम पीरियड है तो मैं ईयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जो है वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस इन अ ईयर, इन अ टाइम पीरियड, उसे कहते हैं जीडीपी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे इंडिया का जीडीपी जो है, इंडिया का जीडीपी ठीक ठाक है। इंडिया का जीडीपी अगर सिर्फ देखा जाए कि भाई इंडिया का जीडीपी क्या है, जीडीपी के थ्रू वैल्यू क्या है, तो टॉप 5 टॉप 6 कंट्री में इंडिया है। इतना आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जीडीपी अगर हम देखिए, जीडीपी की वैल्यू देखी जाए तो टॉप 5-6 जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया की जीडीपी आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। कितने ट्रिलियन डॉलर है एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 3+ ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ग्रीन जीडीपी की बात आती है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है उसके बाद में हम बात करेंगे। लेकिन जीडीपी का पैरामीटर क्या है? जीडीपी में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है, उसमें और चीज़ें तो देखी नहीं जाती हैं। अब ग्रीन जीडीपी होता क्या, ये समझिए। अब ये समझिए कि मान लीजिए कोई भी कंट्री है और वो डेवलपमेंट करना चाहती है, समझ रहे हैं ना। तो डेवलपमेंट करना चाहती है तो क्या करेगी? नेचुरल रिसोर्स का क्या करेगी? नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेगी। जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भी प्राकृतिक एक तरीके से प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदा जो भी हैं, उनका क्या करेगी? खनन करेगी। जैसे स्टील बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए कहीं ना कहीं से तो एक तरीके से क्या होगा, आयरन का एक तरीके से क्या किया जाता होगा? खनन किया जाता होगा। फिर वहाँ से जो है कुछ कोल मिला के, कुछ लाइम मिला के एक तरीके से स्टील तैयार किया जाता है। समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ ऐड करके स्टील जो है एक टाइम पे बर्न किया जाता है तो स्टील तैयार होता है। बेसिकली हमने किया क्या, जो नेचुरल रिसोर्स था उसी को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया स्टील से। स्टील से कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुई तो एक तरीके से इकोनॉमी डेवलप हुआ, जीडीपी बढ़ा। सिंपल सा हिसाब किताब है, जीडीपी बढ़ा जब हमने नेचुरल रिसोर्स का एक्सकेवेशन किया। अच्छा, हमने अब रोड बनाना है तो रोड बनेगा तभी इकोनॉमी एक तरीके से अच्छी होगी, जैसा कि मैंने बताया। उसके लिए क्या किया हमने? फॉरेस्ट क्लियर किए। रोड बनाने के लिए हमने फॉरेस्ट क्लियर किए। मान लीजिए कोई टाइगर रिजर्व है या कोई नेचुरल फॉरेस्ट है, उसको वहाँ पे से मैंने रास्ता देना पड़ा मुझे, तो फॉरेस्ट मैंने क्लियर किया। तो आप समझ रहे हैं, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ठीक ठाक नेचुरल रिसोर्स का एक तरीके से क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग डिप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ का पानी जो है एक तरीके से पानी को पॉल्यूट करते हैं। इंडस्ट्री में पानी जाता है तो पानी जो है एक तरीके से क्या करता है? पॉल्यूट करता है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ से या तो वार्म वाटर निकलता है, या तो उसको जो है एक तरीके से इंडस्ट्री में जो भी स्लैग होते हैं, स्लैग को धोने में उसका यूज होता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्स का एक तरीके से डिप्लीशन हो रहा है। तो ग्रीन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट यही है, ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट यही है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं देखना है। अपने को ये भी देखना है कि भाई हम कितना नेचुरल रिसोर्स जो है उस जीडीपी को प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए 10% ऑफ जो एक तरीके से टारगेट है कि 10% ग्रोथ हो। तो 10% ग्रोथ होने के लिए अगर हम लोग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? वो तो होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्स को डिग्रेड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ग्रीन जीडीपी यही हुआ कि अपने को माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात है कि जीडीपी माइनस जो भी आप एनवायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आपको माइनस करना पड़ेगा कि जो नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन कर रहे हैं उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप डिग्रेड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये आप माइनस करेंगे तभी तो एक्चुअल वैल्यू पता चल पाएगी। और माइनस मान लीजिए कुछ पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से क्या होगा? कुछ हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मान लीजिए टीवी होगा या कुछ एयर पॉल्यूशन से कुछ लंग से रिलेटेड डिजीज होगी, तो हेल्थ कॉस्ट एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो इसको माइनस करने के बाद ग्रीन जीडीपी निकलेगा। तो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जो डेवलपमेंट है उसका पैरामीटर भले जीडीपी हो, लेकिन आपको जो है साथ साथ कितना आप नेचुरल रिसोर्स खत्म कर रहे हैं, कितना नेचुरल रिसोर्स का आप तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो आप खत्म कर रहे हैं ना, तो उसको तो आप माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यही नेचुरल रिसोर्स जो है यही तो आपके जीडीपी में योगदान दे रहा है। और ये इसको आप खत्म कर रहे हैं तो उसको क्या करेगा? उसको आपको माइनस करना पड़ेगा कि भाई ये जो वैल्यू खत्म हुई है इसका एक तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ, ये माइनस चला गया, समझ रहे हैं ना। तो उसको माइनस करने के बाद जो है ये ग्रीन जीडीपी निकलेगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखी है, कुजनेट कर्व्स दिखा है। अब कुजनेट कर्व्स जो होता है बेसिकली ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कुजनेट कर्व्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इकोनॉमी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुजनेट कर्व्स होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं ये कुजनेट कर्व्स होता क्या है। तो कुजनेट कर्व्स जो हैं दो तरह के हैं। एक तरीके से पहले कुजनेट कर्व देखते हैं, फिर एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व देखते हैं। तो ये जो आप लोग बार बार ये पढ़ते हुए इकोनॉमी में कुजनेट कर्व, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके वो जान लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली इन्वर्टेड यू शेप कर्व होता है, इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस तरह का कर्व होता है। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इससे मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिया? पर कैपिटा इनकम डाल दिया। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या कर दिया? पर कैपिटा इनकम, मतलब एक व्यक्ति की आय कितनी है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम डाल दिया, ठीक है।
वाई एक्सिस पे हमने क्या डाल दिया, वाई एक्सिस पे हमने डाल दिया इनइक्वालिटी। तो कुजनेट कर्व जो है एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था साइमन कुजनेट। तो इन इस पे इसकी क्या है, इनइक्वालिटी, वाई एक्सिस पे इनइक्वालिटी। तो उन्होंने ये कर्व दिया था साइमन कुजनेट ने। उन्होंने बेसिकली बोला कि जब कोई भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, हर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है। अगर डेवलपिंग कंट्री, अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री, से इंडिया विकासशील देश है, चाहे इंडिया से भी काफ़ी ऐसे कंट्री हैं विकासशील, से पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री अगर डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, अगर डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, तो उसको जो है इस कर्व के थ्रू जाना होगा, मतलब उसको इस कर्व के थ्रू जाना होगा। ये बेसिकली था उनका एक तरीके से थ्योरी थी कुजनेट्स की, कि उसको इस कर्व के थ्रू जाना था, ठीक है। अब जैसे कोई भी कंट्री होती है, उसको अगर डेवलपमेंट के थ्रू जाना होता है, हाँ, तो डेवलपमेंट होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू भी जाना होता है, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, जैसे मेक इन इंडिया अपना जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से प्रोसेस है कि भाई इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है। तो बेसिकली इसमें बोला कि भाई कि इस कर्व के थ्रू जाना होगा, और इसमें जैसे कुछ इसने सेक्शन डिसाइड कर दिए कि ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, मतलब इस लाइन के इधर ये वाला जो है ये प्री इंडस्ट्रियल है, और ये जो है ये पोस्ट इंडस्ट्री है, मतलब इंडस्ट्री के बाद जब कंट्री डेवलप्ड हो गई, ठीक है। और ये जो है एक तरीके से क्या है, स्टेबिलिटी है, मतलब अभी नहीं डेवलपिंग है ना डेवलप्ड है, मतलब एक बीच की स्थिति है। तो इसमें देखा गया कि जब 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 शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, एक्स पे आप ऐसे जाएंगे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, ठीक है, उसकी अपेक्षा जो है इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है। सिंपल सा हिसाब किताब है कि पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब गरीबों के पास थोड़ा सा पैसा आ रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास ढेर सारा पैसा आ रहा है। तो ये बेसिकली इनकी थ्योरी थी कि भाई शुरुआत में जो है जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन रहेगा उस समय इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम थोड़ा बढ़ेगा, इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ेगी, बीच में स्टेबिलिटी आएगा, और एक टाइम जब डेवलप्ड हो जाएगा तो सर्विस सेक्टर जो है वो बूम करेगा। सर्विस सेक्टर का एक तरीके से पीरियड रहेगा, जो सर्विस सेक्टर है फिर से जो है एक तरीके से क्या होगा, जो गैप है, इनइक्वालिटी गैप है, वो फिर कम होना शुरू हो जाएगा, और लोगों के पास ठीक ठाक पर कैपिटा इनकम रहेगी। तो ये जो था इनका कुजनेट कर्व था। तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से पता चाहिए कि इन्वर्टेड यू शेप होता है, इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में ग्राफ होता है। इनकी थ्योरी ये है कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड जाएगी तो इस कर्व के थ्रू जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, पहले जो है इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ेगी और बाद में जाके इनइक्वालिटी कम होगी। तो ये बेसिकली इनका था। अब इसी थ्योरी से थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो इकोनॉमिस्ट हुए, एक का नाम था ग्रॉसमैन और एक का नाम था एलन क्रूगर। तो एक का नाम था ग्रॉसमैन, एक का नाम था ग्रॉसमैन और दूसरे का नाम था एलन क्रूगर, एलन क्रूगर, ठीक है। आपका इनका नाम रखने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक बार ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो है इन्होंने एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व दिया, जिसका यहाँ पे चर्चा किया गया है इस टॉपिक में, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता भी होना चाहिए। तो बोला कि ये कर्व जो है ये बताता है कि भाई एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, मतलब इसमें वाई एक्सिस पे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, मतलब किस प्रकार से एनवायरनमेंट को हम लोग जो है नुकसान कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, ठीक है। मतलब एक तरीके से पतन हो रहा है, डिप्लीटेशन हो रहा है। और जो इंडस्ट्रियल एक तरीके से, और जो एक्स एक्सिस पे है वो वहाँ पर कैपिटा इनकम ही है। इसमें भी प्रोसेस वही है कि भाई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ये कर्व जो है इन दोनों के बीच में भी होगा। मतलब शुरुआत में जो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो शुरुआत में जो एक तरीके से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा, लेकिन एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा। जब एक बार जो है डेवलप्ड बन गई तो फिर एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बेसिकली जब शुरुआत में जो है कंट्री जो है जब डेवलप्ड कंट्री और बढ़ेगी, मतलब डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनना चाहेगी, तो एयर पॉल्यूशन जो भी है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा, शुरुआत में ज़्यादा होगा। एक टाइम के आने के बाद जो है ये एक तरीके से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, चीज़ें कम होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। एक बार जो डेवलप्ड हो जाए, जो डेवलप्ड हो जाए वो एक तरीके से क्या करेगा, कंट्रोल करना जान जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो डेवलपिंग है उसको तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा ही, निश्चित है होगा, इसके बिना पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट। तो इनका एक तरीके से था। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व है वो इन दोनों के बीच में होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और पर कैपिटा इनकम के बीच में होता है। मतलब कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है तो शुरुआत में एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन होगा, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा, और बाद में जो है वो गैप कम हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यही है ईकेसी। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा और आपको पता होनी चाहिए सारी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं।
और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज डूम लूप। अब डूम लूप क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई। तो डूम लूप इसका नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़, एक होती है बूम, एक होता है डूम, ठीक है। तो डूम बेसिकली हुआ कि भाई कोई लगातार जो है एक तरीके से लगातार आपके जो इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, समझ रहे हैं ना, आपके लाइफ में लगातार ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि सही नहीं है, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, समझ रहे हैं। लगातार मान लीजिए आप एक तरीके से आप गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, फिर एक तरीके से क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके एक तरीके से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, समझ रहे हैं ना। घर पहुंचे, वहां पर कोई गलत न्यूज आ गई, हो सकता है अगले महीने आपकी सैलरी ना आए, आपका जॉब छूट जाए। तो लगातार नेगेटिव इवेंट्स जब होने लगे, सो कहते हैं डूम लूप, आपके लाइफ में डूम लूप चल रहा है, समझ रहे हैं ना। ये डूम लूप जो होता है जनरली ये एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम या इकोनॉमी के लिए यूज होता है कि भाई कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है, उस कंट्री में लगातार इकोनॉमी जो है उस पर प्रभावित हो रही है निगेटिव तरीके से, समझ रहे हैं ना। जैसे इंडिया मान लीजिए, इंडिया अभी कोशिश कर ही रहा था कि भाई कुछ अच्छा किया जाए, कुछ गोल्स अचीव किए जाए, तब तक कोविड आ गया। अभी कोविड आया ही, तब तक में रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, रसिया यूक्रेन वॉर हो गया। इतने में कुछ मान लीजिए कोई और महामारी आ गई, एक तरीके से क्या होगा, सिस्टम यहाँ का कोलैप्स कर जाएगा। तो वही सिस्टम, उसी टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया है, डूम लूप। जैसे हुआ क्या था कि 2008 में क्या हुआ था, 2008 में यूएस, यूनाइटेड स्टेट था, यहाँ पे एक तरीके से बैंक कोलैप्स किया था जिसका नाम था लेहमन ब्रदर। तो लेहमन ब्रदर एक बैंक था वहाँ का, वो बेसिकली कोलैप्स कर गया था, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कई और बैंक्स कोलैप्स कर गए, तो उससे क्या हुआ, यूएस में रिसेशन आ गया। तो यूएस में रिसेशन आ गया तो उससे क्या हुआ, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, हर जगह रिसेशन आ गया। तो वहाँ की इकोनॉमी एक तरीके से क्या हो गई, स्थगित हो गई। तो बेसिकली क्या होता है कि ये डूम लूप जो है टर्मिनोलॉजी, बस आपको पता होना चाहिए, ये यूज किया जाता है जब वहाँ का बैंकिंग सिस्टम या वहाँ की इकोनॉमी जो है एक तरीके से प्रभावित हो जाती है। मान लीजिए कोई बैंक है, सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई बैंक है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, अब कोई बैंक है, अब बेसिकली मान लीजिए इसके ऊपर कुछ बैंक जो है कर्ज भी लेती है। तो मान लीजिए बैंक के ऊपर एक तरीके से डेब्ट है, बैंक के ऊपर एक तरीके से डेब्ट है, ठीक है। अब बैंक को लॉस हो रखा है ऑलरेडी, बैंक को ऑलरेडी क्या हो चुका है, लॉस हो रखा है। अब बैंक इंटरेस्टेड नहीं है आपको पैसा देने में, मतलब बैंक जो है एक तरीके से लोगों को लोन देती है, जो इंडस्ट्रीज होती है उनको लोन देती है। तो बैंक नॉट इंटरेस्टेड टू गिव लोन, तो नॉट इंटरेस्टेड टू गिव लोन, ठीक है, तो लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, टू प्रोवाइड लोन, ठीक है, तो लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब बैंक इंटरेस्ट में लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगा, मतलब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप कार लोन नहीं लेंगे ना, सिंपल सी बात है। आप कार लोन या होम लोन, एजुकेशन, ये सभी चीज़ें नहीं लेंगे क्योंकि वो शौकियाना चीज़ें हैं भाई कार, ठीक है। तो कार जो है आप रिक्शे से भी चल सकते हैं, तो आप कार लोन नहीं लेंगे। कार लोन आप नहीं लेंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा, बैंक कम इंटरेस्ट पे आपको कार लोन नहीं दे रही है, तो आप नहीं लेंगे। तो क्या होगा, इंडस्ट्री जो है वो कार बनाना रोक देगी, जो भी इंडस्ट्री कार बनाती है तो एक तरीके से कम कर देगी या प्राइस इंक्रीज कर देगी, जो भी करेगी, समझ रहे हैं ना। तो एक तरीके से क्या होगा, और कार की संख्या मान लीजिए कम आ रही है मार्केट में, ये डिक्रीज हुई, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा, गवर्नमेंट के टैक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सभी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो अगर ये सभी सीरीज इवेंट लगातार होने लगे, समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा, इकोनॉमिक तरीके से ठप हो जाएगा। तो यही तरीके से क्या है, डूम लूप, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसको एक बहुत इसका इंटरेस्टिंग नेम है जो आप लोग बार बार सुनते हैं, उसको बैड बैंक भी कहते हैं। नाम से इसको कहते हैं बैड बैंक, लेकिन काम ये बहुत सही करता है, ठीक है। इसको बैड बैंक बोलते हैं लेकिन ये बैड बैंक होता नहीं एक्चुअली। बेसिकली ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता क्या है, ये बेसिकली एनपीए और एनपीए रिजोल्यूशन का काम करता है। अब एनपीए क्या होता है सर, होता ये है कि मान लीजिए कोई भी बैंक है, आज समझिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, अब बैंक के पास जो होता है बैड एसेट होता है, गुड एसेट होता है। एसेट और लायबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपने बैंक के पास पैसा जमा किया, आपने जो है, आपके पास पैसा ठीक ठाक है, आपने जाके बैंक में 5 लाख रुपया जमा कर दिया, तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, बैंक के ऊपर वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसे आपको वापस करने हैं। लेकिन जो बैंक पैसा देती है लोन के थ्रू, बैंक लोन देती है, होम लोन देती है, एजुकेशन लोन देती है, कार लोन देती है, जो इंडस्ट्री स्टार्टअप्स है उसको लोन देती है। तो जो लोन देती है एक तरीके से, तो वो बेसिकली क्या होता है, एसेट होता है, समझ रहे ना, क्योंकि उससे पैसा जो है इंटरेस्ट के थ्रू आपको बैंक को मिलना होता है। तो बैंक जो होता है इसके बैड एसेट होते हैं, गुड एसेट होते हैं। तो जो बैड एसेट होते हैं जनरली वो होते हैं कि किसी ने लोन ले लिया, गोलू है, तो गोलू ने लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन गोलू वापस नहीं करना चाह रहा। अब गोलू ये इंडस्ट्री भी हो सकता है और गोलू एक कोई व्यक्ति भी हो सकता है। उसने लोन ले लिया, वापस नहीं कर रहा है, उसने मान लो जो 100 करोड़ का लोन ले लिया, वापस कर ही नहीं रहा है गोलू,
लेकिन ये मोनू है, मोनू जो है बहुत अच्छा इंसान है या बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, ठीक है। इसने लोन लिया लेकिन ये टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, टाइम से इसने पेमेंट कर दिया, तो ये गुड एसेट है बैंक के लिए, समझ रहे ना। तो अब बेसिकली जो बैड एसेट है यही एक टाइम के बाद जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, मतलब बैंक का पैसा जो है वो वहाँ से वापस नहीं आ रहा है जहाँ से उसने पैसा दिया था। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक तरीके से ये बैड एसेट है, ठीक है। अब डीलिंग क्या होती है कि भाई एक कंपनी है, एक कंपनी है, मान लीजिए ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसकी बात यहाँ चल रही है, इसको बैड बैंक भी कहते हैं, इसको बैड बैंक भी कहते हैं। अब इसका काम बेसिकली यही है कि किस प्रकार से लोन रिकवर करना। अब मान लीजिए SBI से गोलू ने जो है, मैं गोलू में आप मान लीजिए कि कई ऐसे ऐसे गोलू हैं जिसने मान लीजिए कि 1,000 करोड़ का एक तरीके से लोन इसका ठप पड़ा है, इसने दे रखा है पैसा, SBI को पैसा नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है। चलो 1,000 ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपया जो है ले रखा है किसी ने और वापस नहीं कर रहा है, ऐसे कई लोग हैं। तो ये बैड बैंक क्या करेगी, बैड बैंक बोलेगी भाई, बैड बैंक ये बोलेगी भाई कि हम जो हैं हम जो है तुम्हारा पैसा रिकवर कर देंगे, समझ रहे हैं ना, हम तुम्हारा पैसा रिकवर कर देंगे, तुमको हम 80 करोड़ ही देंगे, तुमको हम 80 करोड़ ही देंगे। बैड बैंक क्या बोलेगा, बैड बैंक बोलेगा कि गोलू से पैसा लेके मैं तुमको दूंगा, लेकिन गोलू से पैसा, गोलू से तुमको 100 करोड़ मिलना था, मैं तुमको 80 करोड़ ही दूंगा, बाकी का 20 करोड़ मैं रख लूंगा। क्योंकि जो पैसा वसूलने में एक तरीके से क्या है, काफ़ी एनर्जी लगेगी, काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा पैसा। तो ये बैड बैंक होते हैं, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बैड बैंक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं पैसा वसूलने में, ठीक है। और जितने भी तरीके से जो कंपनी, ये जो ARC है रजिस्टर्ड होता है सारफेसी एक्ट के तहत, ठीक है। सारफेसी एक्ट भी आगे भी आएगा, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और इट इज रेगुलेटेड एज ए NBFC, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो ARC है, ARC इसको बैड बैंक कहते हैं, ये जो है नरसिंहा कमेटी के रिकमेंडेशन से जो है ये एक तरीके से ये बनी थी, ठीक है। तो ये बॉडी जो बनी थी वो नरसिंहम कमेटी के रिकमेंडेशन से बनी थी। तो इतना ये 2-4 पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बैड बैंक एक तरीके से पैसे को रिकवर करने की कोशिश करती है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, ऐसे रुपये को रिकवर करने की कोशिश करती है। आई थिंक आपको जो है कुछ पॉइंट्स जो है इसमें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आइए कि बेसिकली जो ARC होते हैं, बैड बैंक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है, पैसे वसूलने में। और बैंक का जो एक तरीके से बर्डन है, बैंक के ऊपर टाइम हो रहा है, बैंक इधर से उधर जो केस कोर्ट केसेज में जा रहा है, तो वो सभी टाइम जो है बैंक का फालतू का बच जाएगा। अब आइए इसी से रिलेटेड है डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। नाम से पता चल रहा है कि भाई एक ट्राइब्यूनल है, एक तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कोर्ट जो है वो प्रॉपरली जुडिशियल बॉडी है, जो कोर्ट होती है, जो भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, प्रॉपरली जुडिशियल बॉडी होती है। तो वैसे ही एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ये क्वासी जुडिशियल होती है, जो एक तरीके से काम वही करती है। बेसिकली होता है कि कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, हर तरह के केस कोर्ट के पास जाते हैं। तो जितने भी इस तरह के केस हैं जो कि एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले जो हैं, कि बैंक का पैसा जो है किसी ने ले लिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, जो बैंक का एक तरीके से NPA है, ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए जो है ये डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, ठीक है। तो बैंक जो एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और बैंक क्या करती है, लोन देती है, ठीक है। और बैंक जो है लोन देती है और कुछ पैसा जो है आपसे डिपॉजिट लेती है, तो आपको इंटरेस्ट रेट देती है। मान लीजिए बैंक है, ठीक है, मान लीजिए बैंक है, तो आपको जो पैसा मिला, आपने जो पैसा दिया इसमें, बैंक में जो पैसा दिया आपने, इस पे क्या करती है, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देती है। और बैंक ने जो पैसा दिया उस पर क्या करती है, बैंक इंटरेस्ट रेट लेती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके बीच का जो गैप, जो पैसा मिलता है बैंक को मिलता है, क्योंकि बैंक जो है लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है और जो देती है वो कम इंटरेस्ट रेट पे देती है, सिंपल सी बात है। उसके बीच में जो एक तरीके से जो अमाउंट बचता है वो बैंक का एक इनकम होता है। अब बैंक के पास जो है इनकम का एक स्रोत है, एक फिक्स कैपिटल है। अगर लोगों ने पैसा लेके उनको वापस करना छोड़ दिया तो बैंक का क्या क्या हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा और बैंक ठप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, तो बैंक को एक तरीके से हेल्प करने के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया गया और कोर्ट जो है, कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये डेब्ट, जो इनका काम है एक तरीके से यही है कि भाई जो भी डिफ़ॉल्ट हैं, जो भी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है, उसको एक तरीके से जो है ख़त्म करना है। और कोर्ट की जो केसेज हैं वो एक तरीके से काफ़ी पेंडिंग हो रही थी, तो कोर्ट केसेज को पेंडिंग में संख्या बढ़ रही थी, उसको एक तरीके से क्या करना है, अपने को कम करना है। तो संख्या जो कोर्ट केसेज को कम करना है, इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया था। और ये भी नरसिंहन कमेटी और तिवारी कमेटी, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि डेब्ट जो है रिकवरी ट्राइब्यूनल, जो कि
पैसे की रिकवरी कर सके, जिनके पास पैसा फंसा हुआ है, जिनको बैंक ने पैसा दिया है वापस नहीं कर रहे हैं, उसके रिकवरी के लिए जो है एक तरीके से ये ट्राइब्यूनल बनाया जाए। और ये भी एक तरीके से सारफेसी एक्ट जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो सारफेसी एक्ट के बारे में 2-4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि सारफेसी एक्ट होता क्या है। तो सारफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सारफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसे दिया हुआ है सारफेसी एक्ट 2002, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि बैंक जो है, इसमें बैंक करेगी क्या, जैसे बैंक मान लीजिए किसी को लोन देती है, बैंक किसी को लोन देती है, बैंक ने गोलू को लोन दिया, तो गोलू से क्या करेगी, कुछ सिक्योरिटी लेती है, कुछ गिरवी लेती है, कुछ सिक्योरिटी ऐसा लेती है कि भाई अपने ज़मीन का कुछ कागज़ दे दो, अपने मकान का कुछ कागज़ दे दो, सिक्योरिटी, इसको गिरवी हिंदी में शायद कहते हैं। तो कुछ ऐसा लेती है। तो इसमें सारफेसी एक्ट के तहत जो है बैंक को एम्पावर किया गया, बैंक को ये पावर दिया गया कि अगर गोलू ने पैसा चुकाया नहीं, गोलू ने 10 करोड़ रुपया बैंक से लिया और गोलू ने टाइम पे अगर पैसा नहीं चुकाया, तो इसके सिक्योरिटी को तुम बेचकर, इसको बेचकर या इसके नाम पर बॉन्ड इशू करके आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो बैंक को ये पावर दिया गया कि आप जो है सिक्योरिटी या गिरवी जो रखा है उसको बेचकर या उसको उसके ऊपर बॉन्ड इशू करके आप पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो है ये सारफेसी एक्ट के तहत पावर दिया गया। दूसरा पावर दिया गया, मान लीजिए गोलू ने 5 करोड़ लोन लिया, गोलू ने 5 करोड़ लोन लिया था 10 साल के लिए कि 10 साल तक हम चुका देंगे, 10 ईयर, ठीक है। अब बैंक के पास ऐसी पावर दी गई कि इसके जो टर्म कंडीशन है उसको चेंज कर सके। बैंक बोलेगा कि भाई हम ठीक है, हम 10% पे दिए थे कि 10% ब्याज दर पे जो है गोलू को 5 करोड़ लोन मिला था 10 साल के लिए। अब हम इसको चेंज करके जो है, चूंकि 10 साल में चुका नहीं पा रहा, इसको हम 15 साल कर देते हैं, इसको हम 15 साल कर देते हैं और इसका हम इंटरेस्ट रेट जो है कुछ कम कर देते हैं, जो कि लंबा टाइम पीरियड है, मान लीजिए 8% कर देते हैं। तो बैंक अपने अनुसार जो है वो चेंज कर सकता है। तो वो ये सभी प्रोविजन सारफेसी एक्ट में लाया गया था, ठीक है। और जो भी केसेस जाएंगे वो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे, ऐसे प्रोविजन रखा गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है सारफेसी एक्ट में आपको पता होने चाहिए कि भाई इसका ये पर्पज है, ठीक। अब आइए दक्ष में मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आरबीआई ने जो है एक ऐप लॉन्च किया है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम है एक तरीके से सुपरविजन के लिए, निगरानी रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए किसके ऊपर निगरानी आरबीआई रखना चाहेगी, तो आरबीआई बैंक्स के ऊपर, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, इनके ऊपर एक तरीके से निगरानी करने के लिए ये दक्ष ऐप लॉन्च किया है। और ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, बस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखिएगा। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, तो इसने लॉन्च किसने किया, डीपीपीआईटी। तो ये क्या है, एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसने बेसिकली लॉन्च किया ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इसमें क्रेडिट गारंटी होता क्या है, ये क्या होता है क्रेडिट गारंटी, आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो क्रेडिट गारंटी ये होता है कि मान लीजिए फिर से वही बात गोलू और मोनू पे आते हैं। मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है। तो गोलू को लोन चाहिए बैंक से, कितना लोन चाहिए, मान लीजिए 10 लाख का लोन चाहिए। तो 10 लाख का गोलू को लोन चाहिए, अपना घर बनाना चाहता है। इतने में जो मोनू है, मोनू ने जाके बैंक से बोला अगर गोलू पैसा नहीं चुका पाए, गोलू अगर पैसा नहीं चुका पाए तो मोनू जो है वो पेमेंट कर देगा। सिंपल सी बात है, मोनू गारंटी ले रहा है, मोनू गारंटी ले रहा है, गोलू अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो मोनू पैसा पे कर देगा। तो यही है क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसमें यही होगा, इसमें होगा क्या कि जो स्टार्टअप्स हैं, आप लोग देखते हो काफ़ी लोग स्टार्टअप करते हैं, अपना कुछ खोलते हैं। तो स्टार्टअप खोलने के लिए जो है सरकार गारंटी लेगी, गवर्नमेंट गारंटी लेगी, ठीक है। गवर्नमेंट गारंटी लेगी और किन की गारंटी लेगी, जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं डीपीआईटी से, उनका जो है सरकार गारंटी लेगी कि इतने अमाउंट का लोन जो है अगर ये नहीं चुका पाएगी तो हम देंगे बैंक को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई सरकार गारंटी लेगी स्टार्टअप्स की कि अगर इतने अमाउंट का लोन नहीं चुका पाएगी तो हम बैंक को पैसा पे करेंगे। तो ऐसा ही कुछ है ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक। तो इसका बेसिकली डीपीपीआईटी आपको ध्यान रखना है और सीजीएसएस याद रखना है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन, तो ऐसा देखा कि जो शुगर केन है, जो गन्ना होता है, वो जो है नॉर्थन इंडिया में एक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन उसका हो रहा है, उसकी उपज जो है ज़्यादा हो रही है। उसका कारण क्या हो गया, उसका कारण देखा गया कि जो स्टेट एडवाइज प्राइस है। अब जनरली आप लोग को मैंने कल वाले क्लास में एमएसपी बताया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम कितना प्राइस जो है सरकार किसानों को देती है कि कोई इसका अनाज, मान लीजिए चावल या गेहूं सरकार किसानों से लेगी तो उसको कितना प्राइस देगी, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। सिमिलरली शुगर केन के लिए, मान लीजिए गन्ना है, ठीक है, तो शुगर केन के लिए एफआरपी होता है और एसएपी होता है, ठीक है। तो एसएपी क्या होता है, स्टेट एडवाइज प्राइस, समझ रहे हैं ना, स्टेट एडवाइज प्राइस।
और एफआरपी होता है। तो एफआरपी बेसिकली क्या होता है, एफआरपी ये होता है कि मान लीजिए गन्ना की मिलें होती हैं जहाँ पे गन्ना एक तरीके से मतलब गन्ने से एक तरीके से जो भी है रस निकाल के जो है शुगर बनाया जाता है, जो गन्ना की मिल होती है। तो एफआरपी ये होता है कि भाई किसानों से ध्यान से सुनिए, किसानों से किस दर पर, मतलब कितने पैसे में जो है वो मिल जो है, जो भी गन्ना मिल है वो किस पैसे, कितने पैसे में जो है वो किसानों से वो गन्ना ले रही है, समझ रहे ना। तो प्राइस एट विच मिल्स प्रोक्योर शुगर कैन फ्रॉम फार्मर्स, तो मतलब जिस प्राइस पे जो है फार्मर से मिल जो है फार्मर जो है मिल जो है पैसा ले रही है, मतलब पैसा दे रही है जिस रेट पे, वो एक तरीके से एफआरपी हो गया, मतलब जितना रुपया जो है वो देती है। एसएपी क्या हो गया, सरकार अगर ले रही है, सरकार अगर किसानों से ले रही है, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्राइस होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो और किसानों से, फार्मर से जिस पैसे पे गन्ना ले रही है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एफआरपी ये हो गया कि भाई जो गन्ना की मिल है वो किस रेट पे ले रही है, गन्ना लेगी उनसे और उनको पैसा पे करेगी। सिमिलरली स्टेट जो है वो स्टेट एडवाइज प्राइस अगर स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो एफआरपी का आपको पता होना चाहिए कि जो एफआरपी होता है ये सीएससीपी के रिकमेंडेशन से होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इसके अंतर्गत आता है। जैसे एमएसपी जो है वो सीएससीपी के रिकमेंडेशन से होता है, और फाइनल कौन करती है, सीसीसीए, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे मोदी जी। एसएपी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ऐसा देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट यूपी की है ये ठीक ठाक प्राइस देती है, इसलिए जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है, सॉरी जो उसका उपज है, जो एक तरीके से उपज है उसका, वो प्रोडक्शन लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो प्रोडक्शन लेवल इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो ठीक ठाक एसएपी देती है, ठीक है। तो उसकी वजह से होता क्या है, जैसे गन्ना जो है, गन्ना के बारे में दो चार फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। गन्ना के लिए कम से कम ठीक ठाक पानी चाहिए, लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। पहले नंबर पे ब्राज़ील है, ये सभी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए प्रीसियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पे इंडिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूपी जो है वो टॉप पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूपी जो है वो टॉप पे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है। यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, तो उसके बाद कर्नाटका। तो यूपी इसलिए टॉप पे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे या तो मानसून हो जाता है या इरिगेशन की फैसिलिटी है, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक में ठीक ठाक रेनफॉल की एक तरीके से अनएबिलिटी है, यहाँ पे ड्रॉट का इशू है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो है गन्ने का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि भाई जो नॉर्थन रीजन है, उत्तरी भारत में जो है इरीगेशन की वजह से जो है इसका प्रोडक्शन लेवल जो है वो ज़्यादा है, और जो साउथर्न पोर्शन है वहाँ पे ठीक ठाक इरीगेशन या रेनफॉल नहीं होने के कारण से जो है ये गन्ना जो है उपज नहीं हुआ। इसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड, तो गर्म एनवायरनमेंट जहाँ पे हो एक तरीके से वहाँ पे एक तरीके से ये गन्ना का उपज ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर लगभग 21 to 27 डिग्री सेल्सियस या मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बीच से टेम्परेचर होना चाहिए। तो इतने फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। एफआरपी, एसएपी मैंने आपको बता दिया है, और एमएसपी के बारे में मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, तो इसका जो हिंदी वर्ड है भारतीय गुणवत्ता परिषद। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद बेसिकली यही है कि जितने भी इंडस्ट्री होती हैं उनमें जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो सही अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया, ये चेक करती है कि जो भी इंडस्ट्रियल के द्वारा प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो ठीक ठाक अच्छी लेवल के हैं या नहीं है। तो बेसिकली जो इसके बारे में जो भी इसमें जो भी फैक्ट्स दिए हैं, एक एक फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बात, ठीक है, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, दूसरी बात। तीसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा जो बेसिकली ये सेटअप किया गया था, 1997 में किया था। सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कौन से डिपार्टमेंट में है, तो डीपीआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड। चौथी बात, इसमें जो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है। तो इंडस्ट्री जो है, सारे इंडस्ट्री को नहीं कोलैबोरेट किया जा सकता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इंडस्ट्री हैं, असोचाम, सीआईआई एंड फिक्की। तो ये जो है इनको एक तरीके से जो है जिम्मेदारी मिली है कि गवर्नमेंट के साथ साझा तौर पे किस प्रकार से जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को चलाए, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद होना चाहिए कि भाई इन 3 इंडस्ट्री के साथ एक तरीके से क्या है, इनका रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा इनका काम, जैसा कि मैंने बता दिया कि भाई इनका काम है क्वालिटी देखना, ठीक है। और इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट भी है, इंडस्ट्री भी है, और जो कंज्यूमर है वो भी है, ठीक। और इसके जो चेयरमैन है, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो आपका पीसीएसएस में चेयरमैन वगैरह पूछ देता है, मैंने देखा था नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरमैन पूछ दिया था, ये सभी चीज़ पूछ देता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई चेयरमैन इसका कौन है, इस तरह की जो बॉडी होती है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया था, सारे के सारे फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आइए बिजनेस 20। तो बिजनेस 20 कुछ नहीं हुआ था, डीपीबीआईटी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बॉडी है, इसने होस्ट किया था, ठीक। B20
और ये पार्टनरशिप था CII के साथ। CII जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। इससे नाम से पता चल रहा है एक तरीके से क्या है, ये इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक। और ये 1895 में जो है 1895 में एक तरीके से ये फाउंडेड थी, और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक तरीके से क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है इनके पार्टनरशिप से जो है ये CII जो बॉडी है वो बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये होस्ट की थी बिजनेस 20, ठीक। तो बिजनेस कम्युनिटी का एक तरीके से क्या है यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो एक तरीके से फॉरम है बिजनेस कम्युनिटी का। ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट हो उसको उतना ही समय देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, ठीक। तो ये जो है फूड स्टैंडर्ड देखती है, जैसे इंडिया में एक बॉडी है ना फूड स्टैंडर्ड के लिए FSSAI, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये देखती है बेसिकली FAO के साथ मिलके। CAC जो बॉडी है इनका जो है इम्प्लीमेंटेशन, रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, जैसे FAO WHO जो है कुछ स्टैंडर्ड रखती है कि भाई जो फूड है इंटरनेशनल फूड है उसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करती है वो कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन करती है, ठीक है। तो कोडेक्स स्टैंडर्ड है, जो हम लोग का फूड, मान लीजिए फूड जो है वो यहाँ से इंडिया से कहीं और जा सकता है, इंडिया से अमेरिका जा सकता है, अमेरिका से जो है वो कहीं और जा सकता है। सिमिलरली चाइना से यहाँ पे खाना आ सकता है, पैक्ड फूड जो भी होते हैं, तो उसकी कुछ क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड्स वो निर्धारित की जाती हैं, वो जनरली जो है वो कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन जो है वही निर्धारित करता है, समझ गए। ये फूड स्टैंडर्ड जो है, जो भी एक तरीके से फूड स्टैंडर्ड है वो निर्धारित करता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, समझ रहे हैं ना। जैसे इंडिया में FSSAI निर्धारित करता है, जितने भी आप खाने के पैकेट्स देखते होंगे, जो भी बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, जो भी खाते हैं, उस पर FSSAI के एक तरीके से क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आइए, तो सिमिलरली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन क्या है, CAC कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन, इसका सर्टिफिकेशन होता है, ठीक। इनका एक कोड भी होता है, कोडेक्स इनका होता है कोडेक्स कोड भी होता है एक तरीके से जिन्होंने निर्धारित कर रखा है। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो CRI इंडेक्स है। तो ये बेसिकली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मैंने कई बार आपसे इंसिस्ट भी किया है, बार बार बोला भी है, जितने भी इंडेक्स होते हैं, जितने भी रिपोर्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो आप खुद से जो है कहीं पे एक जगह नोट करते जाइएगा, नहीं तो मैं कवर कराऊंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स है इसने ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल ये बॉडी है डेवलपमेंट, तो ये बॉडी जो है इसने तैयार किया है, और इसने इनइक्वालिटी देखा है कि भाई इंडिया को 123rd रैंक मिला 161 कंट्रीज में, तो 161 कंट्री में 123rd रैंक मिला है, जो कि एक तरीके से क्या है, जो एक तरीके से बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस इंडिया का जो एक तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है, तो 6 प्लेस जो है, मान लीजिए 123 था तो पिछली बार 129 था, तो वहाँ से इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी 123rd रैंक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। तो ये इंडेक्स जो है इनइक्वालिटी के बारे में, कि एक गरीब और अमीर के बीच में एक फासला जो होता है, इनइक्वालिटी जो होती है, उसके बारे में ये इंडेक्स निकाला गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकाला ये पता होना चाहिए, और कौन सा इंडेक्स है, ठीक। नेक्स्ट इज भारत सीरीज, तो भारत सीरीज क्या है, तो भारत सीरीज यही है कि बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया कि भाई जैसे आप लोग देखते होंगे यूपी की जो भी व्हीकल होती हैं, जो भी गाड़ियाँ होती हैं, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो, ठीक है, तो सब पे जो है यूपी आगे लिखा होता है, यूपी। सिमिलरली बिहार में BR लिखा होता है, समझ रहे हैं ना। तो सबका एक तरीके से क्या होता है, हर स्टेट का अपना एक तरीके से नेमिंग होता है कि भाई वहाँ की ये गाड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली जो कुछ ऐसे लोग होते थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लोग जॉब करते थे, या डिफेंस में जॉब करते थे, जो एक तरीके से डिफेंस में उनकी पोस्टिंग जो है वो चेंज होती रहती थी, तो उनको बार बार जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, समझ रहे ना, रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ता था बार बार, क्योंकि ऐसा कुछ नियम है कि रोड टैक्स हर जगह का अलग होता है। ऐसा भी कुछ नियम है कि अब किसी भी जगह पर आप 1 साल से ज़्यादा अगर गाड़ी ले जाते हैं तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है शायद, तो उसमें बेसिकली जो है कुछ ऐसे लॉज हैं। तो इससे बचने के लिए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने ये सीरीज लाया है, और ये वॉलेंट्री है, मतलब आपकी इच्छा है, ठीक है। वैसे तो आपकी मान लीजिए यूपी की गाड़ी है तो आप पूरे देश में कहीं भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पीरियड होता है कि भाई इतने समय से ज़्यादा आप एक जगह पे इसी एक स्टेट में गाड़ी रखते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ऐसा कुछ नियम है मोटर व्हीकल एक्ट में, ठीक है। तो उसको एक तरीके से ये नियम लाया गया है कि आप भारत सीरीज ले लीजिए, मतलब भारत जो है अपने देश का नाम है एक तरीके से, उसमें शुरुआत में BH अगर रहेगा तो आप कहीं भी जो है कितने समय के लिए अपनी गाड़ी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक तरीके से वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा है, आप करिए। और फिलहाल जो है ये जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनके लिए बेसिकली एक तरीके से लाया गया है, बाकी और लोग भी बाद में हो सकता है ये और लोगों के लिए भी जो है इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो भारत सीरीज आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट आइए एल्यूमिनियम वैगन। तो जो गाड़ियाँ जो फ्रेट कॉरिडोर होती हैं, मतलब जो माल गाड़ी एक तरीके से होती है जिसमें सामान की आवाजाही होती है, तो उसके लिए लाया गया कि भाई उसको एल्यूमिनियम का बनाया जाए, उसको एल्यूमिनियम बनाया जाए। अभी किसका, स्टील का बनाता था, स्टील का बनता था, उसमें पेंटिंग वगैरह किया जाता था ताकि रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली एल्यूमिनियम वैगन का बनाया गया। तो उसके फायदे क्या होंगे, इसका वेट कम होगा, उसका वेट कम होगा, लोअर वेट होगा, समझ रहे हैं ना। उससे एक तरीके से देखा गया कि भाई उसको बनाने में जो है एक तरीके से एमिशन भी कम होगा, तो उसको बनाने में एमिशन भी कम होगा, रिसाइक्लेबल भी ज़्यादा होगा और वेट कम होगा, ज़्यादा फास्ट वो मूव कर सकेगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके कई सारे फायदे हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ एक फ्रेट कॉरिडोर का एक ट्रेन का जो है इन्होंने एक उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ऐसा उद्घाटन किया है और इसको बनाया किसने है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिया हुआ है बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम मेजर हिंडाल्को। तो इन्होंने बनाया है, एल्यूमिनियम से बना ट्रेन है, रिसाइक्लेबल है, मतलब इनको 100% रिसाइकिल किया सकता है, रस्ट लगने मतलब जंग लगने के चांसेस जो हैं काफ़ी कम होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। अगर इनका जो फ्रेट ट्रेन जो भी होती हैं, जो जो भी मालगाड़ी होती हैं, अगर इनकी आवाजाही अगर सही रही तो क्या होगा, लॉजिस्टिक सेक्टर अपना इंप्रूव होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आइए पोस्टल इंडेक्स नंबर और पिन कोड। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर और पिन कोड ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली यही है कि जो आप लोग को जहाँ भी रहते हैं, आप लोग जहाँ भी आप लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ का अपना एक पिन कोड होता है ना, जैसे 273010 है जो अपना यूपीएससी हिंदी का सेंटर है, इसका 273010 है, ठीक है। तो सिमिलरली जो आप जहाँ रहते हैं 6 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। ये लगभग 1972 में लॉन्च हुआ था और इंट्रोड्यूस किया गया था और 50 साल हो गए। गोल्डन जुबली का मतलब ये होता है 50 साल, सिल्वर जुबली का 25 साल होता है, ठीक है। तो 50 साल हो गए तो वही सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं। तो हर एरिया का जो है एक जो भी एरिया होता है उसका एक तरीके से क्या होता है, ये पिन कोड होता है। इसमें और कुछ बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड, ठीक। तो आई थिंक जो शॉर्ट टॉपिक था वो हो गया। इसके साथ इकोनॉमी सेक्शन खत्म होता है। तो कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, बाय।